सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी के हीरो को देखते हैं जो बाथटब में थे और वहाँ पे हमारी हीरोइन भी आती है, उनको सीड्यूस करने का ट्राई करती है। हाँ, एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि हमारे हीरो उससे सीड्यूस हो ही गए हैं, पर इस टाइम तक उनकी फियांसे भी बाहर आ चुकी थी। अंदर वो उसको दूर करते हैं। हाँ, वो उनको कहती है कि मुझे चेयरमैन हूँ ने कहा ये काम करने के लिए, और अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे इस सिटी से बाहर जाना पड़ेगा। पर इससे उनको कोई मतलब नहीं था। वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, मेरे घर से निकल जाओ। पर फिलहाल वो खुद ही रूम से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं तो एक और अनइनवाइटेड गेस्ट उनको मिल जाती है, वही उनके फियांसे। हाँ, वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे वो कहती है कि मैं तो आपके पापा से मिलने गई थी, बहुत दिन हो गया था मिला हुआ, तो इसीलिए फिर यहाँ पे आई हूँ। और उन दोनों का साथ में फोटो भी खींचने लगती है ताकि उनके पापा को भेज दे तो वो भी सेटिस्फाइड हो जाए। अब फोटो तो खींच देती है, पर उसको एक लड़की दिख जाती है पीछे, जो कि एक्चुअल में हमारी हीरोइन थी। वो देखती है उसको, पर वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। वो सांगमो यानी कि हमारे हीरो को कहती है कि तुमको पता नहीं है सच में कि लड़कियों से बिहेव कैसे करते हैं। उसके बाद जाती है उसके पास, उसका बाल सुखाने लगती है क्योंकि भींगा हुआ था ना, तो उसको सर्दी न लग जाए। हाँ, वो मना कर रही थी, पर वो लड़की कहती है कि मैं अभी तक मिसेस चेन बनी नहीं हूँ, बस अभी इसकी फियांसे ही हूँ, तो ये किसी के भी साथ कुछ भी करेगी मेरे लिए ओके है। हाँ, ये आंसर थोड़ा अजीब था, पर रियलिटी था तो कुछ किया भी नहीं जा सकता था। उधर सांगमो को उनके पापा का कॉल आता है और वो उनको कहते हैं कि मांगचित तुम्हारे घर गई है तुमसे मिलने के लिए। मैं जानता हूँ तुम काफी बिजी रहते हो अपने काम में, पर वो अच्छी लड़की है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो। और वो हमारे फैमिली के लिए की भी तो बहुत कुछ है ना, उसने अपना किडनी दिया है मुझे। अब ऐसे ही सारी बातें करके वो तो कॉल कर देते हैं, पर हमारी हीरोइन जरूर सोच लेती है कि उसको इस लड़की मांगचिन से बदला जरूर लेना है। अब वो क्यों, तो इसके लिए हमें पास्ट दिखाया जाता है। हम एक लड़का को देखते हैं जो न्यूज सुन रहा था और उसमें गो मांगचिन के बारे में ही आ रहा था कि वो चिंग फैमिली के प्रेसिडेंट चिंग जांगमो से शादी करने वाली है। और ये न्यूज सुन के तो मानो वो लड़का छत से कूद ही जाता, पर तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन आ जाती है। तब पता चलता है कि वो उसका भाई है। वो अपने भाई को रोकती है, पर वो कहते हैं कि नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा डम मैं हूँ। मैं एक लड़की को सब कुछ दे दिया अपना, उसको मेरा किडनी चाहिए था, दिल चाहिए था, उसको जो चाहिए था मैंने उसे दिया, पर उसने क्या किया, वो किसी और से शादी कर रही है। हमने प्रॉमिस किया था कि मेरे किडनी देने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, पर वो किसी और की होने जा रही है। हाँ, वो कहती है अपने भाई को कि गो मांगजिन आपको शुरू से ही धोखा दे रही है। और अब तो उसका भाई ये बात जान भी चुका था, पर किडनी देने की वजह से उनका तबीयत खराब होने लगा था और वो नहीं चाहते थे अपनी बहन पे बोझ बन के रहना, वो मर जाना चाहते थे। वैसे में यही सब सोच के वो मांगचन को उसी तरीके से देख रही थी। उसके बाद वो सांगमो के पीछे भाग जाती है। हाँ, मांगचन कहती है कि तुम तो ऐसे छुप रही हो मुझसे, जैसे पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर दी हूँ। इस बात पे दोनों में से कोई भी रिएक्ट नहीं करते। वो उसको लेके चले जाते हैं। हाँ, वो उससे नाम पूछती है, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताती। तो अब उसको छोड़ के आके बैठते हैं तो मांगचन फिर से आ जाती है उनका दिमाग खाने के लिए। अब उनको ये चीज पसंद नहीं था, क्योंकि वो ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। वो लड़की उनके पापा को अपना किडनी दी थी, तो इसके बदले में उनको शादी करना पड़ रहा था उससे। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो पूरा टाइम उनका सिर खाते रहेगी, इसलिए वो उठ के चल देते हैं वहाँ से। पर जाते जाते हाउस हेल्प को थोड़ा डांटते जरूर है, क्योंकि उनका घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी कभी भी मुंह उठा के आ जाए। तो सिक्योरिटी को मजबूत तो करना चाहिए ना उन लोग को। तो यही सारा बात करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वो भी जा रही थी, अपने भाई के बारे में सोच रही थी, और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसका भाई ऊपर से कूद गया था उस टाइम। इट मीन्स खुद को खत्म कर लिया था। तो यही सब कुछ सोच सोच के वो वहाँ से जा रही थी, तभी कुछ लड़के उसको देख लेते हैं और उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो भी हेल्पलेसली बस चिल्ला रही थी, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी वो। पर तभी बगल से सांगमो जा रहे थे, तो वो अपना कार रोकते हैं उसको देख के। इतने में तो वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो जल्दी से आके उनको आवाज देने लगती है। वो उनको कहती है कि प्लीज अपने फियांसे को बता दीजिएगा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मेरी माँ बीमार है और हुदोंग का बहुत ज्यादा कर्ज है मेरे ऊपर, तो इसी कर्ज की वजह से वो जो कहता है मुझे वो करना पड़ता है, वरना मैं आपको सीड्यूस करना नहीं चाहती थी। अब ये सब तो ठीक है, पर वो मांगचिन को क्यों बोलेंगे ये सारी बातें? तो वो कहती है कि अभी मैंने लड़कों के मुंह से सुना मांगचिन का नाम, और आपके घर पे भी तो आपके फियांसे का नाम मुझे पता चला, तो प्लीज आप उससे अच्छे से बात करके उसको सबको समझा दीजिएगा। अब ये सब तो ठीक है, पर वो उसको अपने घर ही ले आते हैं, गेस्ट रूम में रुकने के लिए कहते हैं, चेंज करने के लिए कहते हैं, तो वो तो चली जाती है। देन उनका असिस्टेंट उनको कॉल पे बताता है कि वो लोग को मिस कू यानी कि मांगचिन नहीं भेजी थी। इधर तब तक वो भी आ जाती है, तो वो उसको बुला के उसका नाम पूछते हैं। वो बताती है गानलू, और कॉल पे असिस्टेंट बता रहा था कि उसका नाम है सांग हुआशी। आगे उससे पूछते हैं कि उसका एज कितना है, तो वो कहती है 25। कॉल पे पता चलता है कि 23। आगे क्वेश्चन करते हैं कि वो ये काम क्यों करती है, तो वो कहती है माँ का इलाज करवाने के लिए। पर कॉल से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का डेथ तो उसके बचपन में हो चुका था, जब वो 3 साल की थी तब, और वो अपने भाई के साथ रहती थी, अपने भाई पे डिपेंडेंट थी वो। आगे वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि अगर चेयरमैन होकर तुम काम कंप्लीट नहीं कर पाई तो उनका कर्ज वापस कैसे करोगी उनको।
कॉल पे उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो उनको बहुत दिन से फॉलो कर रही है और चेयरमैन हु का नाम वो उनसे फेवर लेने के लिए कर रही है। इधर वो कहती है कि मेरे पास सच में कोई और चॉइस नहीं है, मैं जानती हूँ आप अच्छे आदमी है, तो आप मुझे कुछ भी कहेंगे तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, इवन आपके घर की मेड बनने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, वो मेड का काम करके कितना ही पैसा कमा लेगी जिससे कि उसका कर चुक जाए, ये बात वो उससे पूछते हैं। वो कहती है कि मुझे बस मेरी माँ का जान बचाना है, तो उतना भी कर लूंगी तो मुझे चलेगा। पर नहीं, वो उससे पूछते हैं कि वो पढ़ी किस चीज में है, मतलब उसका मेजर क्या था। तो वो कहती है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो कौन सा बजा लेती है, वो पूछते हैं, जिसपे वो आंसर देती है कि गूजिंग। तो इस बात पे वो अपने होटल में उसको काम दे देते हैं यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का। अब ये सुन के वो तो बहुत खुश हो जाती है। फिलहाल उनके घर के गेस्ट रूम में रहेगी, ये बात भी वो उसको कहते हैं, तो वो चली जाती है। इधर उनका असिस्टेंट आगे बताता है कि गानलो का बड़ा भाई 1 महीने पहले खुद को खत्म किया है और उसी के कुछ दिन पहले उसका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, मतलब उससे किडनी लेके किसी और को किडनी दिया गया था, पर किसको इसके बारे में भी नहीं पता चला था। अब इतना बात तो था गानलो के बारे में, पर इसके आगे वो कहते हैं कि मिस को यानी कि उनकी फियांसे उनको वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए कल बोली है। तो अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, हाँ अपने फियांसे का वेट भी कर रही थी, पर वो अभी तक आए नहीं थे। पर आता कौन है वहाँ पे, गानलू। उसको देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाती है, पूछती भी है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पे काम करती है और हाँ इस चीज को कंफर्म भी करती है एक और स्टाफ की गानलू यहाँ पे 2 महीने से काम करती है। तो अब ठीक है, मानचिन को इसी बहाने उसका नाम भी पता चल गया था और ये भी पता चला था कि वो 2 महीने से काम करती है। अब इसी पॉइंट पे वहाँ पे सांगमो आते हैं। वो तो बहुत खुश होकर उनसे पूछती है कि वो कैसी लग रही है, जिसपे वो तो कुछ नहीं बोलते पर गानलू ही सजेस्ट करने लगती है। वो कहती है कि आप जिस तरीके का ड्रेस पहनी है कि आप पे उतना जच नहीं रहा है और किस तरीके का ड्रेस जचेगा ये भी बताती है। इस बात पे सांगमो कहते हैं कि ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है वैसे, तो वो ला के देती है उसको ट्राई करने के लिए। उसके बाद वो सांगमो को कहती है उनका ड्रेस ट्राई करने के लिए जो कि रखा हुआ था, तो वो उनको लेके जाएगी वहाँ पे। तो वो उनको लेके चली जाती है। अब वहाँ पे जाके वो अपना ड्रेस चेंज कर रहे थे, तभी कुछ बटन का इशू है ये कह के वो आती है ठीक करने के लिए और ये भी कहती है कि वो उनको सीड्यूस नहीं कर रही है, उसका काम है सारे कस्टमर को हैंडल करना, तो बस यही कर रही है। और यही कहते कहते फिसल जाती है, जिससे उनके नेक पे उसके लिपस्टिक का मार्क आ जाता है। पर फिर हड़बड़ा के माफी मांगती है, साफ करने की बात करती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि जो भी की बहुत कर चुकी थी वो। तो ठीक है, फिर वो चली जाती है। अब वहाँ से बाहर आती है तो मार्कचन उस पर गुस्सा आ जाती है कि वो उनके रूम से क्यों आई है, जिस पर वो कहती है कि वो कलर टी शर्ट चुन लिए थे तो वो बस रिप्लेस करने गई थी। तो अब थोड़ी देर में वो भी आ जाते हैं रेडी होके, उनके गला पे मार्क तो था ही। ये देख के वो कहती भी है कि क्या हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ है क्या। वो कुछ नहीं कहते, बस चले जाते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद वो भी चेंज कर लेती है जो ड्रेस गानलू उसको दी थी और उसके पहनने के बाद भर भर के तारीफ भी करती है गानलू उसका। पर फिर उसको दिखता है कि थोड़ा सा लूज है उसका ड्रेस, तो वो फिक्स करने लगती है पिन से, पर इस चक्कर में मानचिन को चुभ जाता है वो पिन। तो वो तो खूब सारा बरस जाती है, बहुत डांटती है, बहुत सुनाती है। हाँ, बगल में सांगमो भी खड़े थे पर वो कुछ नहीं कहते। फाइनली उसको भगा देती है वहाँ से वो डांट के, तो वो चली भी जाती है। हाँ, उसके बाद वो अपने फियोंसे को पकड़ के जरूर कहती है कि हम लोग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम परफेक्ट मैच। वो कहते हैं मुझसे पूछने का कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे पापा के पसंद से ही तो होता है। हाँ, ये बात वो भी जानती थी, पर वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ अगर रहोगे ना तो तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे जल्द ही। इस पर वो कहते हैं अगर मैं तुमसे तुम्हारा दूसरा किडनी मांगू तो वो दोगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं, किडनी के साथ साथ अपना दिल भी दे दूंगी। अब इसके आगे वो दोनों तो कुछ नहीं कहते, पर गानलू सब कुछ जरूर सुन ली थी और वो सेफ्टी पिन को संभाल के भी रख देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शाम में। वो उसी ड्रेस के पास खड़ी थी और ऐसे ही अपने भाई से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि वो उसका ब्लड सैंपल तो लिए पर वो काफी कम है, इतना में काम नहीं बनेगा। पर साथ में गुड न्यूज भी है, वो अपने भाई का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनाई थी मांगचिन को और साथ में अपने भाई को ये भी प्रॉमिस करती है कि वो जो डॉक्टर जिसकी वजह से उसके भाई का डेथ हुआ था वो उसके भी घर जाएगी आज कुछ और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इधर उसको उस ड्रेस के साथ सांगमो भी देख रहे थे, उनका असिस्टेंट भी था उनके साथ। वो कहता है कि हुआइशिन और गु मांगचिन को देख के ऐसा लगता है कि इन लोग का पास्ट का कोई रिश्ता है। अब इस टाइम तक सांगमो जरूर समझ चुके थे कि उसके पापा के पास जो किडनी है वो मांगचिन का नहीं है और आज ये जो वेडिंग ड्रेस हुआइशिन मांगचिन को पहनाई थी इसके पीछे भी उसका कोई न कोई रीजन जरूर होगा। अब इसी पॉइंट पे उनको मांगचिन का कॉल भी आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि आज जो वो वेडिंग ड्रेस पहनी थी वो उस पे अच्छा लग रहा था क्या, वो कुछ ज्यादा सिंपल नहीं है। पर सांगमो कहते हैं कि नहीं वो सुंदर है और तुम अच्छी लग रही थी उस पे, क्योंकि जब वो वेडिंग ड्रेस बनाया गया था तो बनाने वाला डिजाइनर अपना भर भर के इमोशन भी तो डाला होगा ना उस पे, तो वो ड्रेस अच्छा है। तो अब ठीक है, ये सुन के वो भी खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो बाहर आते हैं तो वहाँ पे गानलू भी दिखती है उनको। वो पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये भी बताती है कि
वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है कि मिस गू के वेडिंग ड्रेस से रिलेटेड काम करने के लिए वो यहाँ पे आई थी, और वो बताते हैं कि ये बिल्डिंग उनके फैमिली का एसेट ही है, तो वो बस ऐसे ही आए थे। तो ठीक है, ये सारा बात होने के बाद वो उनसे डायरेक्टली पूछती है कि आप मुझे एक राइड दे सकते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो अब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो उससे कहते हैं कि तुम कोई भी काम क्यों कर लेती हो, जिसपे वो कहती है कि आप चांदी का चम्मच लेके जन्म लिए, हम लोग थोड़ी, नॉर्मल लोगों का मेहनत आपको समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं इतना मेहनत करना पड़ता है क्या जो खुद को बेचना पड़ जाए। अब इसका आंसर वो डायरेक्टली तो नहीं देती है, पर बस इतना कहती है कि आप हमारा फीलिंग समझ नहीं सकते, अभी जरूरत पड़ने पर अपना आत्मा तक बेचना पड़ता है हमें। इस पॉइंट पे वो उससे पूछते हैं कि चेयरमैन हूँ, तुम्हें कितना पैसा ऑफर किए मेरे साथ सोने के लिए, जिसपे वो कहती है कि अगर आप मुझ में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दे सकती हूँ। अब इसी पॉइंट पे उसको एक कॉल आता है, वो बात करती है, उसके बाद उनको कोई जगह पे पहुंचा देने के लिए कहती है उसको। वो कहते भी है कि क्या वो नया काम मिला है क्या, जिसपे वो कहती है कि हाँ, जो काम करने के लिए आप मना कर दिए थे ना उस दिन, वही काम मिला है। तो अब ठीक है, वो उसको उस जगह पे पहुंचा देते हैं, और मांगशिन का ड्रेस वो ले रखी थी वो उनको दे देती है उसको दे देने के लिए, और अंदर चली जाती है। उनको लगता है कि ये सब कुछ दिखावा है, तो वो भी अपने ड्राइवर को कहते हैं ड्राइव करने के लिए। इधर वो आती है उस डॉक्टर के घर पे, तो वो तो उसको देख के लट्टू ही हो जाता है, चिपकने की कोशिश करने लगता है। वो कहती है कि आपको नहा लेना चाहिए शायद। अब ये सुन के तो वो उसी को साथ में ले जाने के लिए बेचैन हो जाता है, पर वो रोकती है। वो कहती है कितना हड़बड़ी किस चीज का है, और भी सरप्राइजेस है। तो अब ठीक है, खुश होके वो चला जाता है, और उसके जाते ही वो कुछ ढूंढने लगती है। अब मिलता तो कुछ नहीं है, पर तब तक वो आदमी जरूर आ जाता है उसके पास। इधर सांगमो को बेचैनी होने लगता है, तो वो अपने ड्राइवर को कहते हैं यू टर्न लेने के लिए। इधर वो तो जैसे तैसे बात संभालने की कोशिश कर रही थी, पर वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन, कहीं चोर तो नहीं हो ना। पर अगर वो चोर भी है तब भी उस आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके साथ कुछ भी करने में, तो वो तो उस पर टूट ही पड़ता। हाँ, वो खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ लाई थी, पर उसको जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि सांगमो आ जाते हैं, और उनको देख के वो भी खुश हो जाती है। हाँ, वो आदमी पहले तो गुस्साता है कि उसको ऐसे मार कौन दिया, पर जब देखता है कि वो आदमी है कौन तो माफी मांगने लगता है। कहता है कि ये लड़की खुद से मेरे घर पे आई है, पर वो उसको कुछ नहीं कहते। गानलू को लेके वहाँ से बाहर आते हैं। हाँ, गोद में उठा रखे थे, तो बाहर आने के बाद वो उसको कहते हैं कि हो गया नाटक खत्म। जी हाँ, वो नाटक ही कर रही थी, तो वो उसको बैठाते हैं। वो कहती है कि आप मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिए, जिसपे वो उससे कहते हैं कि मुझे तो हेल्प हेल्प चिल्लाने का आवाज आ रहा था। इस बात को वो डिनाई करती है, तो वो उसका वेपन दिखाते हैं जो वो यूज करने वाली थी, पर मौका नहीं मिला। तो वो भी आगे कुछ नहीं कहती, वो उसके चोट पे मरहम लगाने लगते हैं। हाँ, वो पूछती है कि आप सभी के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ, जिसपे वो उनसे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप मुझ में इंटरेस्टेड है। अब इस बात का आंसर वो देते तो नहीं है, इसीलिए वो अपने मन में सोचती है कि शायद ये हो भी सकता है, पर अगर ऐसा है तो सांगमो का खुद का प्लान जरूर होगा। अब इसी पॉइंट पे उसको किसी का कॉल आता है, और वो आदमी बताता है कि वो है कहाँ, तो वो भी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। अब डेफिनेटली अकेले नहीं जाती है, सांगमो को कहती है पहुंचा देने के लिए, और वो मान भी जाते हैं। अब थोड़ी देर में वो वहाँ पे पहुंचती है, तो वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिसपे वो उससे कहता है कि तुम ये सब मुझे बताई क्यों नहीं। अब वो सब तो ठीक है, पर वो था कौन, ये बात हमारे साथ साथ सांगमो को भी तो जानना था ना। तो उनका असिस्टेंट उनको बताता है कि इस लड़का का नाम सुजिन है, दोनों साथ में बड़े हुए हैं पर लवर्स नहीं है। हाँ, ये लड़का हुआशी को पसंद जरूर करता है। तो अब ठीक है, ये जानने के बाद वो उसको कॉल करते हैं। पहली बार तो वो कॉल कट कर देती है, पर फिर उठाती है। वो सीधे उससे कहते हैं कि डील करते हैं, मैं तुम्हें मौका दूंगा मेरे करीब आने का, और तुम जो करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो, पर इसके लिए अपना ईयरफोन पहनो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा उसको बोलो। हाँ, इस पॉइंट पे सुजिन भी उससे कहता है कि किसका फोन है, पर वो कहती है नहीं कुछ नहीं, ऊपर चलो। अब वो तो चला जाता है, तब तक वो पहन लेती है ईयरफोन। ऊपर जाने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारा भाई तो जा चुका है, पर मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये सुन के सांगमो उसको बोलने के लिए कहते हैं मुझे तुम्हारा केयर नहीं चाहिए। वो वैसा ही बोलती है, जिस पे वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमको चाहिए। ये सुन के सांगमो उससे बोलने के लिए कहते हैं कि कैसे तुम मेरा केयर करना चाहते हो ये बताओ। हाँ, वो एक वर्ड मिस कर देती है। इस बात पे वो उसको दोबारा कहने के लिए कहते हैं, और उसका रियल नेम भी लेते हैं, सांग वाइशी। इसका मतलब उनको सारा सच पता है। ये चीज वाइशी को पता चल जाता है। इधर वो कहता है कि हम शादी कर ले तो कैसा रहेगा, मेरे पास घर है, हम उसे बेच सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तुम हमेशा से अपना डिजर्ट शॉप खोलना चाहती थी ना। ये सुन के वो उससे पूछने के लिए कहते हैं कि घर बेचने के बाद हम रहेंगे कहाँ। तो वो वैसा ही पूछती है, जिसपे वो कहता है कि तुम्हारे घर पे कुछ दिन के लिए रह लेंगे। इस पे वो कहते हैं कि बोलो उसको कि मैं ऐसा जिंदगी नहीं चाहती थी, मुझे बड़ा घर चाहिए रहने के लिए,
लिए, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर में नौकर चाकर चाहिए, ये सब तुम कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सब जो कर सकता है मुझे वो आदमी मिल चुका है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो वो कहती भी है और दोनों नीचे आते हैं। वो उसको बुलाते हैं अपने पास, वो जाते रहती है तो सुजिन उसको रोकता है, पूछता है कि ये कौन है, पर वो कुछ नहीं कहती, बस हाथ छुड़ा के चली जाती है। हाँ, वो समझ जाता है कि जो अमीर आदमी का वो बात कर रही थी शायद वो इंसान यही है, बट अगेन वो कुछ नहीं कहती, वो चली जाती है। तो अब रास्ते में वो उसको कहते हैं दोबारा खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ऑब्वियसली सच्चा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और हाँ, इस बार वो सबको सच बताती भी है, अपना सच्चा नाम यानी कि सांग हुआइशी, उसका ईयर, वो कहाँ से पढ़ी है, अपने भाई के बारे में भी बताती है, उसका भाई खुद को खत्म कर लिया ये भी, और वो उससे पहले अपना किडनी अपने फियांसे को दिया था जिसका नाम गो मांगचिन था ये भी। इस बात पे वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है जिससे ये प्रूफ हो पाए कि तुम्हारा भाई गो मांगचिन को अपना किडनी दिया था? वो कहती है गो मांगचिन सारा एविडेंस बर्बाद कर चुकी है और मेरा भाई मर चुका है, इसका मतलब कोई एविडेंस नहीं था उसके पास। वो आगे कहते हैं कि तुम बस मेरा यूज करना चाहती हो मांगचिन से बदला लेने के लिए, राइट? वो कहती है तुम भी नहीं चाहते वैसे उससे शादी करना, जिसपे वो कहते हैं कि मेरे पास हजारों तरीका इस चीज से मना करने के लिए। वो कहती है आपके पापा चाहते हैं कि आप ये करें, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मांगचिन उनको अपना एक किडनी दी है, तो इसी वजह से मांगचिन जो भी चाहे वो आपके पापा से करवा सकती है और वो करेंगे, और आप अपने पापा के अगेंस्ट जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इस चिन फैमिली के आप अकेले वंश नहीं है। इतना कुछ सुन के भी वो गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि उनको ऐसा कोई रीजन नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से वो हुआइशी के साथ कोऑपरेट करे। इस बात पे वो कहती है उनसे कि डॉक्टर साओ के घर पे जाने का भी तो कोई रीजन नहीं था ना आपका मुझे बचाने के लिए, और मेरे दोस्त से मुझे दूर करने का भी कोई रीजन नहीं ही था आपके पास। ये सुन के वो कहते हैं कि शायद तुम गाड़ी से उतरना ही नहीं चाहती हो। इस पॉइंट पे वो उतर जाती है पर कहती जरूर है कि मैं तुम्हें खुद को पसंद करवा के रहूंगी। अब ठीक है, देखते हैं कैसे। वो घर जाते हैं तो हाउसर बताती है कि वो लड़की फिर से आ गई है और इस बार बोली है कि उनके परमिशन से आई है, तो वो भी हाउसर को कुछ नहीं बोलते। रूम में जाते हैं जहाँ सच में वो बैठी हुई थी। वो उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें परमिशन दिया था क्या आने का? अब हाँ, वो उसको परमिशन नहीं दिए थे पर मना भी तो नहीं किए थे ना। और ऐसे ही ऐसे बोल बोल के वो उनको सिड्यूस करती है। मांगचिन का रियलिटी तो उनको पता ही था, तो वो भी याद दिलाती है, कहती है कि आप उस लड़की के साथ तो नहीं रहना चाहेंगे। तो अब ठीक है, सिड्यूस कर रही थी तो वो सिड्यूस हो भी जाते हैं। वो उसको किस करने लगते हैं और इसी पर्सनल टाइम के बीच में उनके पापा का कॉल उनको आता है। वो कहते रहते हैं कि तुम्हारा और मांगचिन का एंगेजमेंट होने वाला है, तो सारा प्रिपरेशन हो गया ना? वो कहते हैं हाँ, सब कुछ हो गया। इस बात पे उनके पापा कहते हैं कि मुझे भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। वो कहते हैं कि मैं आपको लेने आ जाऊंगा, पर उनके पापा कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई आया है तो तुम बस एंगेजमेंट का तैयारी देखो। अब ठीक है, इतना बात बोल के वो तो कॉल कट कर देते हैं। इस टाइम वो भी उनको कांग्रेचुलेट करती है क्योंकि कल उनका एंगेजमेंट होने वाला था, पर फिलहाल जो कर रहे थे वो तो काम कंप्लीट करना जरूरी था ना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, उसकी माँ हॉस्पिटल में थी और एक आदमी उन दोनों को देख रहा था और साथ में मांगचिन को बता भी रहा था कि हाँ, उस लड़की का नाम गानलू है और उसकी माँ को सच में किडनी डिजीज है और उसकी माँ यहाँ 2 साल से इसी हॉस्पिटल में है। और गानलू भी पहले यहाँ पे नहीं रहती थी, 2 महीना पहले ही आई है इस सिटी में, और इससे पहले उसकी बड़ी बहन ही माँ का ध्यान रखती थी। तो इसका मतलब गानलू का मांगचिन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अब इतना सुन के उसको भी ठीक लगता है। उधर तब तक हुआइशी आती भी रहती है और उसको देख के वो आदमी कुछ भी बात करने लगता है जस्ट रैंडम, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पकड़ा नहीं जाना था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंगेजमेंट पार्टी पे। वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। मांगचिन का नजर पड़ता है हुआइशी पे। उसको देख के वो कहती भी है अपने फियांसे से कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। इस बात पे वो उससे गुस्सा ही जाते हैं क्योंकि एंगेजमेंट उन दोनों का है ना, और उन पे ध्यान देने के बजाय वो किसी और लड़की पे ध्यान दे रही है। तो अब ठीक है, गुस्साने के बाद वो जाते हैं अपने पापा से मिलने के लिए। वो भी पीछे पीछे आती है। उन लोग के बातों से ऐसा लग भी रहा था कि उनके पापा और बड़े भाई मांगचिन को इस घर की बहू मान ही चुके थे। उसी पॉइंट पे सबका ध्यान जाता है हुआइशी पे क्योंकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और थोड़ा अजीब बजा रही थी। तो मांगचिन आती भी है काफी गुस्सा के, उसको रोकती है पर स्ट्रिंग से उसी के हाथ में लग जाता है। तो वो हाथ उठाती है, इतनी देर में वो अपना गाल कवर कर लेती है जिससे ऐसा लग रहा था कि वो उसको मारने वाली है। और हुआइशी भी थोड़ा सा ड्रामा कर लेती है कि प्लीज मुझे मारना मत। वो कहती है मैं तुम्हें मारूंगी क्यों, मुझे तो खुद ही चोट लगा है। इस पॉइंट पे वहाँ पे सांगमो आते हैं और वो हुआइशी के ही साइड से बोलते हैं। ये सुन के मांगचिन कहती है कि तुम दोनों का कुछ अलग रिश्ता है क्या जो तुम हमेशा इसकी साइड से बोलते हो? हुआइशी कहती है नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, इनको पता चला कि मुझे पैसों की कमी है तो ये तो बस मेरा हेल्प कर रहे थे मुझे जॉब देके। अब इस पूरे इंसिडेंट की वजह से उसका दिमाग तो ऐसे ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। वो जाके अपने आदमी को सुना देती है, सब कुछ पता लगाने के लिए कहती है उसके बारे में। इतनी देर में वो वेट्रेस बन के फिर से उसके सामने आती है। हाँ, ये चीज थोड़ा सा अजीब था, पर वो कहती है कि माँ बीमार है, जितना काम मिल जाए उतना अच्छा है, पैसा का नीड है। अब ये बात तो ठीक है, पर वो मांगचिन को उसकी इयरिंग के बारे में कहती है। वो कहती है कि आपके ड्रेस के साथ की इयरिंग अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ पर्ल जैसा इयरिंग ज्यादा अच्छा लगेगा। पर ऑब्वियसली
उसका बात पसंद नहीं आता मांगशिन को। देन वो उसको जूस ऑफर करती है। मांगशिन ले तो लेती है पर सब फेंक देती है और बगल में एक दूसरा ड्रिंक रखा था वो पीती है, जो कि अगेन वाइशी वहाँ पे रखी थी। तो ऐसे नहीं तो वैसे उसका काम तो हो ही जाता है। उधर ये ड्रिंक पीने के थोड़ी देर बाद ही उसका सिर चकराने लगता है। वो एक रूम में जाती है जहाँ वाइशी भी आती है। वो देखती भी है पर बेहोश हो जाती है तब तक। तो बेहोश होने के बाद भी वाइशी उसका इयररिंग चेंज कर ही देती है। अब ऐसा भी क्या था उस इयररिंग में, तो उसके भाई का पसंद था ये इयररिंग। तो ठीक है, ये इयररिंग पहनाने के बाद वो उसको उठाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी उसको सुजिन का कॉल आता है। वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और इतना बोलते बोलते आवाज आना बंद हो जाता है। तो वो भी घबराते हुए भागने लगती है, पर गेट पे ही उसको मिल जाते हैं सांगमो। ऑब्वियसली वो उसको रोकते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा फैला हुआ मैं इसको साफ कौन करेगा जो ऐसे जा रही हूँ। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो सब कुछ कर दे। ये भी बता दिए कि सुजिन खतरे में है। ये सुनकर तो वो उसको डेफिनेटली रोकते हैं, जाने नहीं देते, पर वो फिर भी जाती है। हाँ, उनको बुरा तो काफी लगता है, पर जो था सो था। वो भागते हुए जाती है, रास्ते में एम्बुलेंस को भी कॉल कर देती है। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तब पता चलता है कि सुजिन को बस थोड़ा मोटा चोट लगा है, वो तो ठीक ही है। ये देख के तो उसका नेक्स्ट लेवल का दिमाग गर्म हो जाता है। पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करके मना करती है आने के लिए और उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ के उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस बात पे वो फूट पड़ती है उस पे। वो कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। अब कौन सा प्लान, वो पूछता है, जिस पे वो कहती है कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था ना उस दिन कि मुझे कोई मिल गया है। पर ये जानने के बाद भी उसको फोर्स करता है वो बताने के लिए। तो वो अपने भाई के बारे में बताती है और उसके भाई का डेथ कैसे हो गया ये भी बताती है, ऑब्वियसली मांगचुन की वजह से। और अब वो उस आदमी के साथ इसीलिए है क्योंकि वो आदमी उसका बदला लेने में हेल्प करेगा उस लड़की से, यानी कि मांगचुन से। हाँ, वो उसको समझाने का ट्राई करता है कि जो मर गया सो मर गया, वो वापस नहीं आएगा चाहे वो कुछ भी कर ले। पर नहीं, उसको बदला लेना था, मतलब लेना था। और उस आदमी के ये वाहियात झूठ की वजह से उसका प्लान बर्बाद हो गया। और अब वो काफी खुश भी थी कि वो अपना रिश्ता उसके साथ शुरू नहीं की, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये आदमी उसका बदला लेने में कभी भी उसका हेल्प कर ही नहीं सकता है। तो एक बार फिर से कह देती है कि हम दोनों अलग अलग ही ठीक है। इतना बोल के वो चली जाती है। इधर उनके पापा और भाई दोनों पहुंच जाते हैं मांगचुन को ढूंढते हुए। वो ऑब्वियसली बेहोश थी, पर ये बात वो थोड़ी ना कहेंगे। वो कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिए। इस बात पे उनके पापा भड़क जाते हैं क्योंकि उसका अभी अभी सर्जरी हुआ है और इतना अल्कोहल कंज्यूम करना ये सही तो नहीं है ना। तो इसीलिए हॉस्पिटल ले जाके फुल बॉडी चेकअप करवाने की बात करते हैं। तो अब होता भी ऐसा ही है, उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर सांगमो को कहते हैं उसका फुल बॉडी चेकअप करने के लिए और खास करके किडनीज का। तो अब ठीक है, डॉक्टर ये बोल के चली जाती है अंदर। उस टाइम पे उनको कॉल आता है उनके घर से हाउस हेल्प का। वो बता रही थी कि वो लड़की फिर से उनके घर पे आई है, यानी कि हुआइशी। वो तो सीधे कहते हैं कि निकाल दो उसको बाहर। हाउस हेल्प बताती है कि वो उसको निकाल दी है, पर वो अब गार्डन में खड़ी है। तो ठीक है, वो कहते हैं उसको वहीं रहने दो। इधर डॉक्टर आके बताती है कि सब कुछ का रिजल्ट कल मिलेगा। तो अब वो अपने आदमी को कहते हैं यहाँ पे ध्यान रखने के लिए सब कुछ, और वो निकल जाते हैं। घर आते हैं तो वो हड़बड़ा के उनसे पूछने लगती है कि मांगचुन कैसी है, आप कोई उपाय किए कि नहीं उसका फुल बॉडी चेकअप करवाने का। पर वो सीधे पूछते हैं कि वो कहाँ गया, मर गया क्या। हाँ, इस बात पे वो कहती है कि आज के बाद कोई भी दूसरा आदमी नहीं आएगा। पर फिर भी वो उसको कहते हैं कि तुम जिस टाइम वो हॉल छोड़ के आई ना, उसी टाइम तुमको समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ आगे काम नहीं करूंगा। इतना बोल के वो घर के अंदर आ जाते हैं, आराम से सो भी जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनको कॉल आता है मांगचुन का। वो उनको मिस कर रही थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में नहीं थे। वो कहते हैं कि तुम ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, बेहोश थी। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस एक ही ग्लास पी थी। पर फिलहाल वो चाहती थी कि सांगमो उसके पास आए। उसको चाय पीने का मन कर रहा था तो वो लेके आए, पर वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ तुम्हें प्लेन पॉरिज खाना है। तो ठीक है, कुछ भी खाना है। वो लेके जाते हैं थोड़ी देर बाद उसके पास। वहाँ पे पहुंचने के बाद उनके पापा का कॉल आ जाता है। वो भी कहते हैं मांगचुन का ध्यान रखने के लिए और साथ में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अब ठीक है, वो तो ये सब करेंगे ही। तो ये सब बात करते ही रहते हैं। तब तक उनका असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि रिजल्ट आउट हो चुका है। तो ठीक है, वो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उनको बताती है कि टेस्ट से पता चला है कि ओरल एनेस्थेटिक कंपोनेंट उसको दिया गया है। और बात रहा किडनी का, तो हाँ, उसके पास एक ही किडनी है और वो कम्प्लीटली हेल्दी है। अब ये सुन के तो उनको भरोसा नहीं होता। वो टेस्ट रिपोर्ट भी देखते हैं। डॉक्टर भी बताती है कि हाँ, एक ही किडनी है उसके पास और 3 महीना पहले उसका सर्जरी हुआ है और यही चीज तो रिपोर्ट में भी था। पर उनको फिर भी भरोसा नहीं होता। वो उसका वापस से चेकअप करने के लिए कहते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहते हैं। हाँ, डॉक्टर मान जाती है ये करने के लिए। वो लोग जाते हैं मांगचुन के पास। वो उनसे पूछती है कि दोबारा क्यों कराया जा रहा है, जिसपे वो कहते हैं कि पहले जो चेकअप हुआ था उसका रिजल्ट सही नहीं आया है। तो अब ठीक है, वो भी मना नहीं करती है। अल्ट्रासाउंड होता है और वो भी देख पाते हैं कि उसकी बॉडी में एक ही किडनी है। हाँ, भरोसा तो नहीं हो रहा था उनको, पर उनको करना पड़ता है। तो ये सब होने के बाद वो दोनों बैठे थे, तभी उनके पापा आते हैं वहाँ पे। उनको देख के मांगचुन थोड़ा सा रोना धोना शुरू कर देती है। वो उनसे कहती है कि सांगमो को मुझ पे भरोसा ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने आपको किडनी नहीं दिया है, इसी की वजह से तो वो 2 बार मेरा चेकअप
चेकअप करवाया। इसको लगता है कि मेरे आपके फैमिली के प्रति फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है। अब ये सुन के उनके पापा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उनको बाहर बुलाते हैं और अच्छा खासा डांट लगाते हैं। वो तो डांटते ही है, उनका बड़ा भाई भी उनको खूब सुनाता है और ये भी कहता है कि तुम ये सब कुछ उस लड़की के लिए कर रहे हो ना, जिसके साथ तुम हैंग आउट कर रहे हो कुछ दिन से। अब ये सुन के तो उनके पापा का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो भी कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा शादी मांगचिन से ही होगा। अब उनका इतना चिल्लाना सुन के वो भी अपने पापा को कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस दोबारा चेकअप इसीलिए करवाए थे ताकि वो मेक श्योर हो जाए कि मांगचिन सही है, मतलब उसका हेल्थ सही है। तो अब ठीक है, इतना बात होने के बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। इधर हम हुआइशी को देखते हैं जो ऐसे ही बैठी थी, मतलब काइंड ऑफ सो भी गई थी और अपने 18th बर्थडे का सपना देख रही थी। मतलब उसका भाई उसको पेंडेंट गिफ्ट किया था जो काफी कॉस्टली था, पर इस चीज से उसके भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि लोग तो अपनी बहन का 18th बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर उसके बर्थडे में तो सिर्फ एक केक ही था, तो इतना गिफ्ट तो बनता है ना। तो यही सब सपना देख रही थी, पर एक रोशनी से उसका नींद खुलता है और वो रोशनी सांगमू के कार का था। तो वो जाती है उनके पास, उसको बात करना था उनसे, पर अब वो उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। वो तो पुलिस बुलाने तक की बात करते हैं, पर वाइशी कहती है कि नहीं, आप अकेले उससे छुटकारा नहीं पा सकते। ये सुन के भी वो उसको इग्नोर करते हैं, पर वो कहती है कि सारी जिंदगी आप उस लड़की के साथ रह सकते हैं क्या, जो आप जानते हैं कि वो कितनी बुरी है। आप जिंदगी भर ये कहला सकते हैं क्या कि आप बस अपना जिंदगी बर्बाद किए हैं बिजनेस की वजह से। अब इस बात से उनको गुस्सा आ जाता है, पर फिर भी वो उसको 3 सेकंड देते हैं अपना बात कहने के लिए, जो कि डेफिनेटली काफी नहीं था। तो वो भी फिर छोड़ देती है। वो बढ़ जाते हैं आगे और वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाती है। तो अब क्या वो उसको छोड़ते थोड़ी है, लेके घर आते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस सर्दी खांसी बुखार था, तो उसी हिसाब से इलाज करके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर में बुरा सपना की वजह से उसका नींद खुलता है। अपने सामने जांगमो को देख के उसको अच्छा भी लगता है, मतलब इस सेंस में वो सोचती है कि अब वो उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। वो कहते हैं अब ठीक हो गई ना, तो निकलो यहाँ से। इस बात पे वो कहना शुरू करती है कि पहले पहले आपको लगा कि मानसिक एक हेल्दी पर्सन है, तो उसके पास 2 किडनी भी है, और ये पता चलता ही आप अपने पापा को बता देंगे तो वो झूठी साबित हो जाएगी, और अब आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि उसके पास एक ही किडनी है। और आपको क्या लगता है मुझे ये सारी चीजें पता नहीं होगा? अगर नहीं होता तो मैं कोऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए आती क्या? इस बात पे वो कहते हैं कि मैं मानसिंग से शादी कर सकता हूँ, इसके बदले मुझे चिन फैमिली का आधा प्रॉपर्टी तो मिल ही रहा है ना। वो कहती है कि मानसिन अपने फायदे के लिए मेरे भाई को मार सकती है, तो किसी और को नहीं मार सकती है क्या? तो आप श्योर हो कि आप उसको अपने साथ रखोगे? अब इस बात पे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम प्रूफ कैसे करोगी तो कि मेरे पापा के बॉडी में जो किडनी है वो तुम्हारे भाई का है? तो एविडेंस नहीं है तो कोऑपरेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर वो कहती है कि हाँ है मेरे पास तरीका ये प्रूफ करने का, क्योंकि जो आप नहीं कर सकते वो मैं कर सकती हूँ। तो बस इतना बोलने के बाद वो लोग वापस से अपने पर्सनल टाइम पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये रात साथ में स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों का नींद खुल चुका था, दोनों आपस में बैठ के ऐसे ही थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। उसी टाइम पे उनके पापा वहाँ पे आते हैं। नहीं, रूम के अंदर नहीं आते, उससे पहले वो छिप जाती है। वैसे उनके पापा बहुत ही ज्यादा नाराज थे क्योंकि वो मानचिन से बात भी नहीं किए थे और उसको छोड़ के अपने घर आ गए थे, इसीलिए। तो फिलहाल पूछते भी है कि मानचिन से बात की है। अब इस बात पे वो कहते हैं कि मेरा रूम अभी तक मिस है, मैं उससे बात कैसे करूंगा? हाँ, उनके घर पे स्टाफ थे साफ करने के लिए, तो यही याद दिलाते उनके पापा। उसके बाद उनका ध्यान जाता है बगल में रखा हुआ मेडिसिन पे, तो वो कहते हैं कि तुमको सर्दी खांसी हो गया क्या? अब हाँ, नाटक तो करना था ना, दवा रखा है तो उन्हीं का होगा। और इसी बहाने एक बहाना भी मिल जाता है, मतलब उनको सर्दी खांसी है तो वो नहीं चाहेंगे ना कि मानचिन को भी हो जाए, इसीलिए वो उसके पास नहीं रुके थे, घर आ गए थे। अब वो तो मांगचिन को उसके पूरे नाम से ही बोलते थे ना। ये सुन के उनके पापा फिर से गुस्सा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, और मैंने सुना है तुम आजकल एक लड़की के साथ रहते हो। अब इस पॉइंट पे वो अपने पापा से एक फेवर मांगते हैं। वो कहते हैं कि मानचिन आपको एक किडनी दी है ना, तो अगर मैं उसको अपना एक किडनी दे दूं तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। ये सुन के उनके पापा का दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो मानचिन को प्रॉमिस किए थे, और किडनी देना इतना आसान है क्या? इतना बोल के वो खुद का सर्जरी दिखाते हैं, और ये देख के हुआइशी भी इमोशनल हो जाती है, तो वो भी देखने लगती है। हाँ, इस टाइम पे उनके पापा को थोड़ा सा डाउट होता है लाइक कोई है, पर वो जैसे तैसे करके अपने पापा को इस रूम से बाहर लेके जाते हैं, और बाहर जाके उनको कहते हैं कि मानचिन बहुत अच्छी है और हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ की भी है, और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है, तो उसको अपने घर पे लेके आओ और उसका अच्छे से ध्यान रखो। तो अब क्या था, वो चाहे या ना चाहे उनको तो करना पड़ेगा ही। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है। इतना बात होने के बाद उनके पापा चले जाते हैं उनके घर से। तो अपने पापा को सी ऑफ करने के बाद वो आते हैं हुआइशी के पास, क्योंकि अब वो भी सुन चुकी थी कि मानचिन वहाँ पे आएगी। तो अब एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, इसका उसके पास जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका था। तो एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट डे वो आती है उनके घर पे। उसको वो गेस्ट रूम में लेके जाते हैं, पर उसको तो उनके साथ रहने का मन था उनके रूम में, ऑब्वियसली उनको मन नहीं था। तो वो कहती है कि पर मुझे ये रूम पसंद नहीं है। अब उसको दूसरा गेस्ट रूम पसंद आता है, तो वो उस रूम में जाती है। हाँ, वो उसको मना करते हैं, लाइक कहते हैं कि दोनों रूम एक ही जैसा है, पर सी वॉज लाइक तुम अपने मिस्ट्रेस को
छुपा के रखे हो क्या उस रूम में? तो अब कैसे ही क्या बोलेंगे, वो चली जाती है। अब वहाँ पे सब कुछ पिंक पिंक टाइप का था जो कि उसको पसंद नहीं आता है, तो वो चेंज करने के लिए कहती है, पर वो कहती है कि मुझे पसंद है। तो ठीक है, फिर वो भी कुछ नहीं कहती, पर हाँ वो उसको जरूर कहते हैं कि ये रूम हॉन्टेड है। हाँ वो भरोसा तो नहीं करती है, पर साथ में ये भी कहती है कि मैं भूतों से नहीं डरती। तो अब ठीक है, उसको जैसे रहना है वो रहे, ये बोल के वो भी चले जाते हैं। अब ये तो नेचुरल था कि वो उससे अच्छे से बिहेव तो नहीं ही करेंगे। तो खाने के टाइम पे भी वो उनको कहती है उसको खाना खिलाने के लिए, पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास किडनी का कमी है, हाथ का नहीं। अब ये सब तो ठीक है, पर एक चीज था कि वो हुआइशी को अभी तक देखी नहीं थी, तो वो उसके बारे में पता भी लगा रही थी। इस बात पे उसका आदमी कहता है कि पता नहीं चला है कि ये गानलू नाम की लड़की है कहाँ पे, बहुत दिन से मिसिंग है और उसकी माँ भी डिस्चार्ज हो चुकी है हॉस्पिटल से, दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर की गई है और माँ से मिलने के लिए तो गानलू जाएगी ना, तो उस टाइम पे उसका आदमी इस पे नजर रखेगा। अब गानलू के बारे में ये सब तो वो पता करवा चुकी थी ना, पर अब उसको किस बात का शक था? तो उस दिन होटल में उसके साथ जो भी कुछ हुआ था उसमें उसको शक था कि उसके पीछे गानलू ही है। तो अब जब यही सब बात कर रही थी तब उसका गेट नॉक होता है। गेट पे थे उसके फियोंसे, वो उसके लिए दूध लेके आए थे। हाँ कहते भी है कि डर लग रहा है क्या कि मैंने इसमें कुछ पिलाया होगा। वो कहती है मैं मरना भी पसंद करूंगी तुम्हारे हाथ से, तो ठीक है फिर पी लो। पी भी लेती है और साथ में उसको गुड नाइट भी कहते हैं। वो कहती है तुम मेरे साथ नहीं सो रहे हो क्या? तुम तो बोले थे ये रूम हॉन्टेड है, मुझे अकेला छोड़ दोगे? वो कहते हैं हाँ तुम और तुम्हारे भूत को मुबारक हो ये रूम, और वैसे आज घोस्ट है। इतना बोल के वो चले जाते हैं। अब वो फिर से कहती है कि मैं भूत से नहीं डरती। ये सब बोलते बोलते उसको थोड़ा नींद आने लगता है, तो वो जाके सो जाती है। तब उसके पास आती है हुआइशी, उसको उठा के बाहर लेके जाती है। वो उसको अपने भाई की वाइफ ही मानती थी वैसे, तो उसके पास ऐसे ही बैठी थी, अपने भाई को याद कर रही थी। तब उसके पास आते हैं जांगमो, वो एक डॉक्टर के साथ आए थे मांगचुन का ब्लड लेने के लिए। अब वो क्यों? तो उनका प्लान था कि उसके ब्लड से पता चलेगा कि उसके किडनी का मैच उनके पापा से मैच करता है कि नहीं। पर अगर मैच कर गया तो कैसे प्रूफ करेगी कि उनके पापा के बॉडी में जो किडनी है वो उसके भाई का है? अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पर ये सारा चीज तो टेस्ट रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए तो वो डॉक्टर को लेके चले जाते हैं वहाँ से। अब नेक्स्ट डे जब उसका नींद खुलता है तो वो अपने आप को उस जगह देख के बहुत डर जाती है, बहुत चिल्लाती है। एक हाउस हेल्प आती है तो उससे पूछते है कि वो यहाँ क्या कर रही है, और ऑब्वियसली उनको नहीं पता था, पर हाँ वो वहाँ पे सांगमो को देखती है तो वो गुस्सा के उनके पास आती है, पूछती है कि कल रात वाला दूध में वो क्या मिलाए थे। डेफिनेटली वो इसका आंसर नहीं देते हैं। हाँ उस टाइम पे छुप के हुआइशी देख रही थी, जो कि वो भी देख लेती है, पर हुआइशी को नहीं देखती। तो वो कहती है कि कोई हमें देख रहा है। इस बात पे सांगमो कहते हैं कि मैंने तो कहा ही था तुम्हारा रूम हॉन्टेड है। अब इतना तो उसको पता था कि वो कोई भूत भूत नहीं है, पर ये सब सांगमो उसके साथ क्यों कर रहे थे ये चीज वो उनसे पूछती है। इस बात पे वो कहते हैं कि मुझे लगता है तुम मेरे घर में रहने के लिए सूटेबल नहीं हो, तो मैं किसी को बोल दूंगा तुमको पहुंचा देगा। पर नहीं, वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर मैं तो करती हूँ ना, और इसके अलावा मैंने तुम्हारे पापा को किडनी भी दिया है, और मैं इस जन्म में सिर्फ तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें भी करना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है फिर ऑल द बेस्ट। इतना बोल के वो चले जाते हैं। इसी पॉइंट पे उसको कॉल आता है और उसको पता चलता है कि गानलू मिल चुकी है, तो वो जाती है उससे मिलने के लिए। पर ये क्या, वहाँ तो कोई और ही लड़की थी जिसका नाम गानलू था, और वो तो पहचानते भी नहीं थी मानचिन को। तो अब वो उसकी माँ से पूछती है कि कितनी बेटी है आपकी, या फिर ये कहा जाए कि आप अपनी सारी बेटी का नाम गानलू ही रख रखे हैं क्या? अब ऑब्वियसली वो डिनाई कर रही थी, उसको नहीं जानती है ये कह रही थी, पर वो सीधे हुआइशी का फोटो दिखा के पूछती है कि कितना पैसा ये लड़की दी है आपको। अब ऑब्वियसली वो नहीं बता रही थी, पर मानचिन पुलिस को बुलाने की बात करती है तो वो मान जाती है बताने के लिए, और जो सच था सब बता देती है। अब इस चीज से मानचिन का दिमाग गर्म हो जाता है। वो जाके अपने आदमी को खूब सुनाती है, क्योंकि वो लोग इतना इजीली बुद्धू बन गए, उस लड़की का नाम तो गानलू है ही नहीं। इस बात पे उसका आदमी कहता है कि हाँ अभी पता चला कि उस लड़की का सरनेम सांग है। अब ये सुन के वो पूछती है कि उसके एक्स के साथ उस लड़की का क्या रिश्ता है, मतलब वो अपने एक्स का नाम लेती है, जिसपे उसको पता चलता है कि वो दोनों सिबलिंग्स है। इस बात पे उसको याद आता है कि वो क्या कुकर्म की है, मतलब वो कैसे उसके भाई को कन्विंस की उसको किडनी देने के लिए। उसके बाद दोनों का जब सर्जरी होने ही वाला था तब उसका भाई तो अंदर चला गया था, पर मानचिन उसी डॉक्टर को कही थी कि ऐसा कुछ करना जिससे वो ऑपरेशन रूम के बाहर ना आ पाए जिंदा। तो अब ये सब सोचने के बाद ये तो उसको क्लियर था कि हुआइशी उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी, पर सांगमो उनको भी सारा सच पता था और वो उस लड़की का हेल्प कर रहे। ये जान के तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो सांगमो से प्यार करती थी। पर जो भी था, फिलहाल वो उनके पापा को कॉल करती है और थोड़ा सा रो धो के ड्रामा करती है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, तो क्या जरूरी है उनको फोर्स करने के लिए मुझसे शादी करने के लिए। अब इतना उनके पापा सुने नहीं थे कि उनको घर बुला लिया जाता है और घर पे अगेन सभा बैठता है। हम वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको डांट सुनना पड़ता है। उनके पापा उनको कहते हैं कि तुम क्यों फोर्स कर रहे हो इस लड़की को एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। अब उनके हिसाब से तो वो उसका अच्छे से ध्यान रख रहे थे, ये बात वो अपने पापा को बताते हैं, पर वो कहते हैं कि ऐसे ध्यान रख रहे हो तुम इसका, मैंने सुना है कि तुम्हारा घर हॉन्टेड है, मैं वहाँ रह के एक्सपीरियंस करूँ क्या। इस बात पर वो
वो कहते हैं कि नहीं, आपको नहीं फील होगा क्योंकि आपके मन में ऐसा कोई गिल्ट नहीं है, जिसको होता है उसको फील होता है। इस बात पे मानचिन गर्मा जाती है। वो कहती है कि वहाँ कोई भूत नहीं है और कौन से भूत को मेरे खून का जरूरत पड़ेगा। अब ये सुन के उनके पापा फिर से बरसने लगते हैं क्योंकि उन लोग का शादी एक वीक बाद ही था। इस पॉइंट पे टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है और वो देखते हैं कि हाँ, मानचिन का किडनी का मैच उनके पापा से नहीं मिल रहा। तो वो अपने पापा को दिखाते हैं, पर उनके पापा बिना कुछ सोचे समझे पूरा रिपोर्ट फाड़ देते हैं एंड क्लियरली उनको बोल देते हैं कि ये सब कुछ मुझे आगे से मत दिखाना और तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ता है। पहला ये कि एक वीक बाद मानचिन से शादी करो और दूसरा ये कि इस फैमिली से अपना सारा रिश्ता नाता खत्म कर दो। हाँ, मानचिन भी थोड़ा सा ड्रामा कर लेती है कि अगर वो नहीं चाहते तो क्यों उनको फोर्स कर रहे हैं, पर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने इसे दो रास्ता दिया है, अब इसका मन इसको जो भी चुनना हो, तुमको इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल के वो चले जाते हैं। पर उनके बड़े भाई रिपोर्ट जरूर देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि हाँ, उनके पापा के बॉडी में जो किडनी है वो मानचिन ने दी है। पर वो कहते हैं कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और पापा जानना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि सब लोग बस इतना बात जानता है कि मानचिन ही है जो पापा का जान बचाई है। तो अगर तुम दूसरा रास्ता चुनोगे तो तुमको इस फैमिली का आधा प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद देख लो तुमको क्या करना है। इतना बोल के वो चले जाते हैं। अब यहाँ से वो घर जाते हैं तो उनका शादी का कार्ड वगैरह आ चुका था, पर उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब में। वो अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी वाइशी उनसे पूछते कि रिपोर्ट आ गया क्या, सब कुछ पता चल गया क्या। अब इतना तो वो भी समझ रही थी कि उनका वेडिंग ड्रेस आ चुका है, इसका मतलब रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी तो नहीं था, पर फिर भी वो चाहती थी कि वो अपने पापा को सच बताए और उनको सुनना पड़ेगा। पर अब उनका भी दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म था। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता ना, तब तो कोई बात ही नहीं रहता। इस बात पे वो कहती है कि लगता है आपके पापा को सच से कोई मतलब ही नहीं है। इतना बोल के वो भी पूछने लगती है कि क्या करेंगे आप, उस लड़की से शादी करेंगे या फिर अपना प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, क्या करेंगे। इतना बोलते बोलते ये भी बोल देती है कि लगता है आपकी जिंदगी में आने से मेरा कोई फायदा हुआ नहीं है क्योंकि मेरे भाई को इंसाफ तो अभी भी नहीं मिला। इस बात पे वो कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, तुम मेरे बेड पे थी, इसका तुमको पैसा चाहिए। इतना बोल के उसके ऊपर पैसा फेंकते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। पर थोड़ी देर बाद जाके वो उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो उनके घर से जा चुकी थी और उनका कार्ड छोड़ के गई थी। इधर मानचिन अपने शादी के प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, मतलब वही सब कर रही थी और वाइशी तो उसको मारने के लिए एकदम तैयार थी और जा भी रही थी। तब तक सूजिन उसको रोक लेता है। वो उसको कहता है कि तुम्हारा भाई तुमको ऐसे देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और मानचिन को मार देने से तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा क्या। अब ये तो तय था कि उसको ये सब बकवास तो नहीं सुनना था। तो अब सूजिन भी कहता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ तुमको अपने भाई का बदला लेना है और इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कुछ दिन से तुम्हारे पुराने वाले घर पे रह रहा था और वहाँ पे तुम्हारे भाई का पुराना वाला डायरी मुझे मिला है। उसको पढ़ने से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे भाई का मानचिन के साथ क्या रिश्ता था और साथ में कुछ फोटोज एंड वीडियोस भी है। अब ये सुन के वो फटाफट से उस घर जाती है, चेक करने लगती है कि कहाँ क्या है। इतनी देर में सूजिन उसका पर्स उठा के घर के बाहर चला जाता है और रूम लॉक कर देता है। इसका मतलब वो तो समझ जाती है कि वो उसको धोखा दिया है, पर वो कहता है कि तुम्हारे लिए यही सही है और कल का मैंने फ्लाइट टिकट कर दिया है, तुमको बस एक दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद हम दोनों चले जाएंगे यहाँ से अब्रॉड और टेबल पे तुमको खाने पीने का चीज मिल जाएगा। इतना बोल के वो चला जाता है। अब वो कितना भी नॉक करते रहे, कोई खोलने वाला तो था नहीं, तो वो बैठ के वही जूस पीने लगती है। ऐसे ही करते करते रात भी हो जाता है और जूस पीने के थोड़ी देर बाद उसको चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है और तब वहाँ पे आती है मानचिन। जी हाँ, सूजिन उससे मिल चुका था। अब फिलहाल इतना देख के वो बेहोश तो हो जाती है, पर जब नींद खुलता है तो वो उसके भाई का सारा सामान वहाँ से हटा रही थी। हाँ, ये चीज उसको पसंद नहीं आता, पर वो पहले सूजिन से पूछती है कि कितना पैसा ये तुमको दी जो तुमने मुझे धोखा दिया। वो तो कुछ नहीं कहता, पर मानचिन कहती है कि लड़कों को क्या अच्छा लगता है, पावर और उसका बेनिफिट्स, और मैंने उसे दोनों ही दिया है। पर इस बात से फिलहाल उसको कोई मतलब नहीं था। वो कहती है कि मेरे पास हजारों तरीका था तुमको मारने का क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा है और वो तुम्हारे प्रति बहुत सिंसियर था। वो तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था और वो किया भी। इस बात पे वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस अमीर बनना चाहता था मेरा सहारा लेके और इसीलिए उसके साथ जो हुआ ना वो डिजर्व करता था। वो सोच भी कैसे सकता है कि वो मेरे लायक था, कहाँ मैं और कहाँ वो। उसका एक बाल भी मेरे लायक नहीं था, तो वो सोच कैसे सकता है कि मैं उसको पसंद करूंगी। और मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद से ऊपर से गिरा था और मैंने तो उसको पैसा भी दिया था, पर वो लेना नहीं चाह रहा था, वरना वो पैसा इतना था ना कि वो 10 किडनी भी पैसा बेच देगा ना फिर भी नहीं कमा पाएगा। अब इस बात पे दोनों कितना ही लड़ ले, रिजल्ट कुछ भी नहीं आना था क्योंकि दोनों को ही ऐसा लगता है कि जो दोनों सोचती है वही सही है। तो अब ठीक है, इतना बकवास करना भी नहीं था किसी को। उसको उसी रात इस सिटी से बाहर ले जाने का पूरा व्यवस्था कर दिया जाता है। सूजिन को भी वो पैसा दे ही चुकी थी तो वो उसके साथ जा रहा था। हाँ, रास्ते में वो कहता है कि तुम मुझसे नफरत मत करना प्लीज, क्योंकि मैंने जो भी किया है तुम्हारे अच्छाई के लिए किया है। पर इससे उसको कोई मतलब नहीं था। आगे कुछ उसको दिखता है तो वो चीखती है और इतनी देर में सबका ध्यान आगे जाता है। तब तक वो उसके फोन से कुछ तो मैसेज
करती है जांगमो को। और उसके बाद क्या होता है ये तो पता नहीं, पर सीन शिफ्ट होता है उनके शादी वाले दिन। अब शादी में दूल्हा तो आ चुका था, थोड़ी देर में दुल्हन भी आ जाती है। वो उनको जताती है कि वो इस दिन का कितना दिन से वेट कर रहे थे। पर ठीक है, फिलहाल वो उसको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाते हैं। और वो कौन? तो वो थी हुआइशी। उसको देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यहाँ क्या कर रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी रात पे। सुजन को पता चल चुका था कि वो सांगमो को कांटेक्ट की है, तो वो उसको समझाने की भी कोशिश करता है कि तुम क्यों ये सब कर रही हो। अब इतना पैसा मिल गया है तो अब्रॉड जाके हम अपना नया जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। पर अब इस चीज का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे सांगमो आते हैं और उसको लेके भी जाते हैं। तो प्रेजेंट में उसको देखने के बाद भी वो अपने फियांसे से यही कहती है कि तुमको क्या लगता है तुम इसको लेके आए हो मेरा सच बताने के लिए, सबको अपने पापा को यकीन दिलाना चाहते हो कि उनके पास मेरा किडनी नहीं है। पर तुम शायद भूल गए, तुम्हारे पापा को सच से कोई मतलब ही नहीं है। अब इस बात पे वो तो कुछ नहीं बोलते, पर होस्ट उन लोग के शादी का रिचुअल स्टार्ट कर देता है। उससे पूछा जाता है कि वो शादी करना चाहती है या नहीं, तो वो तो बोलती है कि हाँ। पर ये सेम क्वेश्चन जब सांगमो से पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं बोलते। इस बात पे वो उनको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर वो अभी तमाशा क्रिएट करेंगे तो उनके पापा उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे और उनको इस फैमिली का आधा प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। और एक लड़की के लिए वो इतना सब कुछ खोना अफोर्ड कर सकते हैं क्या? इस टाइम तक होस्ट उनको फिर से कहता है कहने के लिए कि हाँ उनको भी मंजूर है, और वो कहते भी है कि हाँ मंजूर है, पर उससे शादी करना नहीं, इस फैमिली का 50% प्रॉपर्टी खोना उनको मंजूर था। अब ये सुन के उनके पापा भड़क जाते हैं, पर वो क्लियरली कह देते हैं कि आप चाहते थे उसका उदारता उसको रीपे करना, पर मैं इतना दिन तक इसके साथ रहा, मुझे ये पसंद नहीं आए, तो मैं नहीं चाहता इससे शादी करना, तो बस बात खत्म। और इतना बात तो वो अपने एंड से कहते हैं। बाकी का बात कंप्लीट करने के लिए वो हुआइशी को स्टेज पे बुलाते हैं। हुआइशी पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, फिर अपने भाई के बारे में बताती है, फिर ये किडनी का जो भी मैटर था सबको सारा कुछ सच बताती है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं बताती है, एविडेंस भी दिखाते हैं वो, वही रिपोर्ट जिससे पता चल रहा था कि मानचिन और जांगमो के पापा उन दोनों की किडनी का कोई मैच ही नहीं है, तो वो उनको किडनी कैसे दे सकती है अपना। और इसके साथ उसके भाई का भी जेनेटिक टेस्टिंग रिपोर्ट था, जो कि जांगमो के पापा से एग्जैक्टली मैच कर रहा था। और इतना बात बताने के बाद वो ये कहती है कि मानचिन को बहुत साल पहले नेफ्रेटिस हुआ था, उसके वजह से उसका एक किडनी निकाल दिया गया था, पर उसको अमीर खानदान में शादी करना था, इसीलिए वो उसके भाई को बहलाई फुसलाई ताकि वो अपना किडनी दे, और डॉक्टर को भी जानबूझ के पैसा ऑफर करी जिससे कि उसके भाई का भी डेथ हो जाए। अब ये सारा सच बताने के बाद मांगचिन उससे कहती है कि तुम पुलिस को बुलाओगी क्या? क्या बताओगी पुलिस को? है कोई एविडेंस कि मैंने उसको कहा था किडनी देने के लिए? इस बात पे जांगमो को कहते हैं कि वो डॉक्टर कल रात को अरेस्ट हो चुका था और वो अपना मुंह खोल दिया है, जिससे तुम्हारा सच भी सबको पता है। और वो आयशी आगे बताती है कि बात रहा तुम्हारा और मेरे भाई के रिश्ते के बारे में, तो मुझे उसका पुराना फोन मिला और उसमें तुम लोग के वीडियो कॉल का हिस्ट्री था, सर्जरी का रिसीप्ट था, तो इतना एविडेंस काफी है। तो अब ठीक है, इस टाइम तक पुलिस भी आ जाता है उसको लेके जाने के लिए। और ये सब कुछ देख के जांगमो के पापा का हालत खराब होने लगता है, मतलब तबीयत खराब होने लगता है। तो अब सब उनको लेके हॉस्पिटल भागते हैं। वहाँ डॉक्टर बताती है कि उनको रिएक्शन हुआ है, पर उनका सर्जरी तो बहुत दिन पहले हुआ था ना। उनके भाई पूछते हैं, पर डॉक्टर कहती है कि कभी कभी कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद रिजेक्शन रिएक्शन होने लगता है, तो अभी उनका हालत ठीक नहीं है। और वैसे हमने एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल उनके पापा को आईसीयू में लेके जाया जा रहा था। हाँ, वो अपने पापा को देखना चाह रहे थे, पर उनके भैया रोकते हैं उनको, खूब सुनाते हैं, सारा इल्जाम भी उन्हीं पे डाल देते हैं और यहाँ से जाने के लिए भी कहते हैं। पर वो कहते हैं कि जब तक पापा ठीक नहीं होते मैं नहीं जाऊंगा। पर नहीं, इस बात से उनके भैया को कोई मतलब नहीं था। वो कहते हैं कि अगर पापा ठीक होते ना तो तुम नील डाउन होकर माफी भी इनसे क्यों ना मांग देते, ये तुमको कभी माफ नहीं करते। और भूलो मत, इस फैमिली के अब तुम बेटे नहीं हो, तुम अपना 50% प्रॉपर्टी खो चुके हो। तब उनके भैया का आदमी उनको निकाले, इससे बेटर है कि वो खुद ही चले जाते हैं। वहाँ से बाहर जाते हैं तो हुआइशी मिलती है। वो कहते हैं कि थैंक यू बोलने आई हो या माफी मांगने आई हो? वो कहती है मैं माफी क्यों मांगूंगी, ऑब्वियसली मेरे करंट सिचुएशन की वजह से। वो कहती है ये तुम्हारा खुद का चॉइस है। तो अब बात भी ठीक ही है, पर फिलहाल वो उनके पापा के बारे में पूछती है। वो बताते हैं उनके पापा का जो भी कंडीशन था, पर ऐसा नहीं था कि वो चाह रही थी कि उनके पापा को कुछ हो जाए, क्योंकि उसके भाई का किडनी है उनके पास और ये किडनी वो वेस्ट होना नहीं देना चाहती थी। तो ये सारी बात करने के बाद वो ये भी कहती है कि गु मानचिन को एक बार सजा हो जाएगा, उसके बाद वो चली जाएगी, तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से नहीं ही मिलेंगे। इस बात पे दोनों ही एग्री करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसके घर पे। वो अपने भाई के फोटो से ऐसे ही बात कर रही थी, गु मानचिन के बारे में बता रही थी। तभी न्यूज से उसको पता चलता है कि गु मानचिन को बेल मिल गया है, क्योंकि उसके किडनी में कोई परेशानी हो गया था, तो वो हॉस्पिटलाइज है। ये सुन के तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है। उधर हम गु मानचिन को देखते हैं, वो हंस हंस के किसी से बात कर रही थी, यही बोल रही थी कि जब तक मुझे ये बीमारी रहेगा तब तक मैं जेल में तो नहीं सड़ूंगी। और इतना बोल बोल के हुआइशी का मजाक बनाने लगती है। उसके बगल में एक नर्स कुछ इंजेक्ट करती है उस फ्लूइड में जो उसको चढ़ रहा था, और ये करने वाली कोई और नहीं हुआइशी ही थी। वो दिखाती है अपना चेहरा
रहा उसको। हाँ, वो चाह रही थी कि वो कुछ कर पाए, पर इससे पहले वो बेहोश हो जाती है। अब आँख खुलता है तो वो बंधी हुई थी, वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और वो ऐसे अपने भाई के फोटो को कह रही थी कि भाई आज आपका वेडिंग नाइट है। उसका तो डर के मारे हालत खराब था, बहुत चिल्ला रही थी, हेल्प करने के लिए कह रही थी किसी को, पर वहाँ कोई था थोड़ी। हाँ, थोड़ी देर में जांगमो आते तो हैं पर उसका हेल्प करने नहीं आते हैं। वो उसको बताते हैं कि नर्सेज इसको ढूंढ रही है, तब तक ये अपने भाई का फोटो उसके गोद में रख देती है। उसका तो डर के मारे हालत खराब हो जाता है, इतना चिल्लाती है कि मेंटली इल ही हो जाती है। तब तक नर्सेज वगैरह भी वहाँ पे आ जाती है तो उसको लेके जाया जाता है वहाँ से। तो इसी बारे में वो दोनों थोड़ा बात करते रहते हैं। तभी उनको हॉस्पिटल से कॉल आता है, वो भागते हुए आते हैं। तब पता चलता है कि उनके पापा का तबीयत ठीक है और सिस्टम में मेल फंक्शन हुआ था। ये सुन के उनको चैन पड़ता है। उस टाइम तक वहाँ पे हुआइशी भी आ जाती है। वो जाती है उनके पापा से मिलने के लिए। तब वो एक और सच बताते हैं उसको। वो कहते हैं कि उनको बहुत दिन से पता था ये बात। वो इतना जानते थे कि उनके बॉडी में जो किडनी है वो मांगचिन का नहीं है, पर बस सच मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर अब ऐसा बात नहीं है। वो सच में ग्रेटफुल है उस इंसान के लिए जो उनको किडनी दिया है, जिंदगी जीने का दूसरा मौका दिया है। तो इसी बात को लेके वो उसको थैंक यू बोलते हैं, पर वो कहती है कि मुझे थैंक यू नहीं सुनना, और वैसे भी मेरा भाई किडनी आपको नहीं दे रहा था। पर वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो जिसको किडनी देगा वो अच्छा लाइफ ना जिए। तो इतना बात होने के बाद वो बाहर जाती है, अपने भाई को एक बार फिर से याद करके खूब रो लेती है, फिर अपने रास्ते जाने लगती है। तभी उधर सामो के पास एक नर्स आके उनको बिल देती है, जो कि उनके पापा सुबह में ही लिखवाए थे उससे, और इस बिल के हिसाब से उनको भी 50% प्रॉपर्टी मिल रहा था इस फैमिली का। इस पॉइंट पे वो देख लेते हैं हाउशी को। वो जाते जल्दी से उसके पास, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती है वापस से अपना पोजीशन पाने के लिए। हाँ, वो पूछते हैं कि तुम साथ नहीं रहना चाहोगी, पर वो मना कर देती है। तो वो भी फिर उससे कुछ नहीं कहते। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो अपने भैया को एक गुड न्यूज दे रही थी। वो उनको बता रही थी कि गोमांचिन जो अपने किडनी का बीमारी करके बेल पे बाहर आ गई थी, उसको सच में किडनी का बीमारी हो गया है और 1 साल के अंदर ही अंदर उसका डेथ भी हो जाएगा। अब ये सब बात जब कर ही रही थी तभी उसको अपने घर से कुछ आवाज आता है। वो डंडा लेके बाहर जाती है तो एक आदमी खड़ा था। वो तो पीट ही देती, पर ये जांगमो थे और आज वो उसको कह रहे थे कि चेयरमैन हूँ, मुझे बोले तुम्हारे साथ रहने के लिए, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं इस सिटी में और नहीं रह पाऊंगा। वो कहती है अगर आप ये काम करते रहेंगे तो कितने दिन में उनका कर्ज चुकेगा। वो कहते हैं कोई आइडिया नहीं है, महीनों सालों लग सकते हैं, तो क्या तुम मेरा हेल्प करोगी ये करने में। वो कहती है हाँ। अब हाँ तो फिर ठीक है। वो खुद से एक्सेप्ट किया ये रिश्ता, तो किस करना तो बनता है, साथ में टाइम स्पेंड करना भी बनता है, और उन दोनों के मिलन के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।